हेलो दोस्तों, पार्ट नंबर 2 रोजगार में आपका स्वागत है। होप सो आपको पार्ट नंबर 1 जो है वो आपको समझ में आ गया होगा और पार्ट नंबर 2 फटाफट कर लेते हैं। ठीक है, कोशिश करते हैं इस चैप्टर को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी खत्म करने की, क्योंकि अटपटा सा चैप्टर है ये भी थोड़ा। ठीक है ना, चलो तो पार्ट नंबर 1 खत्म कर दिया, पार्ट नंबर 2 हमारा स्टार्ट हो चुका है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ सब कुछ साफ सही आ रहा है नहीं आ रहा। थोड़ा साइड करना होगा कैमरे को। डन। चलो पहला पॉइंट देखो, हमें आज का पढ़ना है। सबसे पहले पढ़ना है भाड़े के जो मजदूर होते हैं उनको दो श्रेणियों में बांटा गया है। यहां पे लिखा हुआ है भाड़े के मजदूरों को दो श्रेणियों में, ठीक है, बांटा जाता है, जिसमें पहला है अनियमित मजदूर और दूसरा है नियमित मजदूर। अनियमित मजदूर यानी हमारे कैजुअल वर्कर्स हो गए, ठीक है, और नियमित मजदूर हमारे हो गए कौन से, रेगुलर वर्कर्स। डन। तो हमें अभी जो पढ़ना है आज का सबसे पहला टॉपिक हमारा अनियमित मजदूर क्या होते हैं और नियमित मजदूर क्या होते हैं। डन। तो अनियमित मजदूर वे मजदूर होते हैं, ये वे श्रमिक जिन्हें नियोक्ताओं बोलो या नियोजकों बोलो या मालिकों, तो ऑब्लिक करके मालिकों भी लिख सकते हो आप, ठीक है ना। तो वे श्रमिक जिन्हें नियोक्ताओं के द्वारा या नियोजकों के द्वारा जो है, ठीक है, नियमित या स्थायी आधार पर काम पर नहीं रखा जाता, यानी रेगुलर बेसिस पे नहीं रखा जा रहा है, सिर्फ कुछ दिन के लिए, कुछ टाइम के लिए इनको क्या काम पे रखा जाता है, ठीक है ना। इसलिए बट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वे श्रमिक जिन्हें नियोक्ताओं यानी जो उनको नियुक्त कर रहे हैं या जो नियोजक हैं, ठीक है ना, उनके द्वारा नियमित या स्थायी आधार पर इनको नहीं रखा जाता और ना ही इन्हें सामाजिक सुरक्षा का लाभ प्राप्त होता है। तो सामाजिक सुरक्षा का प्राप्त लाभ भी इनको नहीं मिलेगा। अब ये सामाजिक सुरक्षा का लाभ क्या होता है पहले समझ लेते हैं नीचे। तो सामाजिक सुरक्षा के लाभ में आता है जैसे भविष्य निधि यानी प्रोविडेंट फंड की सुविधा नहीं मिलेगी, ग्रेचुइटी यानी उपदान की सुविधा नहीं मिलेगी, पेंशन की सुविधा नहीं मिलेगी। इनको ये सुविधाएं नहीं मिलती है, इनको कहते हैं सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट। सामाजिक सुरक्षा जो होते हैं उनका लाभ इसको नहीं मिलेगा। और उन्हें क्या है, उन्हें क्या लिखा हुआ है, उन्हें अनियमित मजदूर कहा जाता है। इनको दैनिक मजदूरी पर रखा जाता है। कैसे रखा जाता है, दैनिक मजदूरी पर रखा जाता है। और ये प्राय अकुशल होते हैं। क्या होते हैं, अकुशल यानी अनस्किल्ड होते हैं, ठीक है, ये स्किल्ड नहीं होते, अनस्किल्ड होते हैं, ठीक है ना। तो यहां तक आपको नोट डाउन करना, फटाफट से फटाफट नोट डाउन कर लीजिए इतना पहले कि अनियमित मजदूर क्या होते हैं। तो हमने बोला अनियमित मजदूर वो मजदूर होते हैं जिन्हें नियोक्ताओं या नियोजकों के द्वारा रेगुलर बेसिस पे नहीं रखा जाता, यानी स्थायी या नियमित बेसिस पे आधार पर नहीं रखा जाता और इनको ना तो सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिलता है, तो सामाजिक सुरक्षा का लाभ भी इनको नहीं मिलेगा। क्लियर हो गया, ठीक है। ये दैनिक मजदूरी वाले होते हैं, यानी हर दिन दिन के हिसाब से इनको रखा जाता है। और ये अकुशल होते हैं यानी अनस्किल्ड होते हैं। क्या होते हैं, अनस्किल्ड होते हैं, ठीक है ना। अकुशल यानी अनस्किल्ड वाले ये होते हैं। डन, यहां तक आपने उतार लेना है। और उसके बाद फिर मैंने आपको बता दिया सामाजिक सुरक्षा के अंदर आपका क्या क्या आता है। सामाजिक सुरक्षा के अंदर जो आपके पास आते हैं, सबसे पहला भविष्य निधि यानी प्रोविडेंट फंड की बात करते हैं, उपदान यानी ग्रेचुइटी की बात करते हैं, और पेंशन तो पेंशन ही होता है, ठीक है ना। तो ये बेनिफिट यहाँ पे नहीं मिलेंगे। तो मैंने ये जानबूझ के लिखा है क्या कि पेपर में अगर पूछे कि कौन सा सामाजिक सुरक्षा के अंदर आता है कौन सा नहीं आता, तो आपको पता होना चाहिए सामाजिक सुरक्षा होती है सारी, ये सर नहीं, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स होते हैं सारे। क्लियर हो गया, यहां तक नोट डाउन कर लिया होगा आपने। दूसरा हमारे पास जो देखे ना, तो नियमित मजदूर है हमारे पास। नियमित मजदूर वे मजदूर होते हैं जिनका नाम मालिकों की स्थायी वेतन सूची में रखा जाता है, यानी ये रेगुलर बेसिस पे रहते हैं, ठीक है ना। जैसे रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयज होते हैं ना वो, यानी इनको बोलते हैं स्थायी वेतन सूची, यानी पेरोल पे इनको रखा जाता है, तो इनका नाम वहां पे लिखा होगा और इनको सामाजिक सुरक्षा का लाभ जो है ना उनको मिलेगा, यानी ये प्राप्त करने का अधिकारी होते हैं। सामाजिक सुरक्षा को के लाभ को प्राप्त करने के अधिकारी होते हैं, इनको ये बेनिफिट मिल जाता है। डन। और आगे लिखा हुआ है नियमित मजदूर जो है प्राय कुशल मजदूर होते हैं। ज्यादातर देखा गया ये स्किल्ड होते हैं यानी पढ़े लिखे होते हैं, और ये वाले जो होते हैं वो अनस्किल्ड होते हैं। क्लियर हो गया, तो पहला डिफरेंस आपको समझ में आ गया कि हमने बोला भाड़े के मजदूर। सबसे पहले तो ये देखो किसके किसके पार्ट है, ये भाड़े के मजदूर, ये हायर्ड वर्कर्स हमने पढ़ा था ना, ये उसके हैं। तो भाड़े के मजदूरों को दो श्रेणियों में बांटा गया है।
पहला अनियमित मजदूर, दूसरा नियमित मजदूर। अनियमित मजदूर यानी कैजुअल वर्कर्स, ये वो वर्कर्स होते हैं, ये वो श्रमिक होते हैं जिनको नियोक्ता या नियोजकों के द्वारा स्थायी या नियमित आधार पर नहीं रखा जाता और साथ ही इनको सामाजिक सुरक्षा का लाभ प्राप्त नहीं होता। जबकि ये वाले इनको स्थायी आधार पर रखा जाता है, नियमित आधार पर रखा जाता है, यानी इनका नाम मालिकों की जो स्थायी वेतन सूची होते हैं उन पर लिखा जाता है और इनको सामाजिक सुरक्षा का लाभ प्राप्त होता है। ये अकुशल होते हैं, ये आपके कुशल होते हैं, ठीक है ना। क्या होते हैं? कुशल, ये अकुशल। ये दैनिक मजदूरी वाले होते हैं और बच्चे ये तो नियमित होते हैं, यानी प्रॉपर इनको के मंथ एंड में जो भी मिलता है पैसा वैसा इस टाइप का बेसिस पे इनको काम मिलेगा, ठीक है ना, यानी प्रॉपर नियमित बेसिस पे होंगे। डन। चलो, ये मैंने आपको बता दिया सामाजिक सुरक्षा। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, देखो मैंने हर वीडियो में आपको बताते रहता हूं, मैं बार बार रिपीट इसलिए करता हूं ताकि आपको यहीं पे याद हो जाए। डन। जितना आसान कर सके एक को कर लेते हैं, और क्या। चलो, बेरोजगारी की बात कर लेते हैं, क्योंकि देखो ये सब ना कुछ चीजें इनमें से ना आपको थर्ड ईयर में भी देखने को मिलेगी, है ना। जो आपका जो ग्रेजुएशन का जो आप वहाँ पे इकोनॉमिक्स लेते हो तो वहाँ पे भी ये चीजें आ जाती है, तो आप वहाँ पर आसानी से हैंडल कर लोगे इन चीजों को, क्योंकि आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है यहाँ पे। डन। तो बेरोजगारी की बात कर लेते हैं फटाफट से। तो देखो हमने कहा बेरोजगारी एक ऐसी सिचुएशन होती है, देखो वर्ड क्या लिखा हुआ है, बेरोजगारी से अभिप्राय ऐसी स्थिति से है जिसमें उन सभी लोगों को काम नहीं मिलता, यानी उन सभी लोगों को यहाँ पे काम नहीं मिलता है जो प्रचलित मजदूरी दर पर, प्रचलित मतलब होता है जो अभी चल रही है, जो अभी वर्तमान में मजदूरी दर चल रही है। जैसे मैंने कहा कि 900 रुपए पर डे चल रहा है मान लो, तो जो प्रचलित मजदूरी दर पर, यानी जो अभी मजदूरी दर चल रही है उस पर काम करने के इच्छुक हैं, यानी वो काम करना चाहते हैं, वो काम करने के योग्य भी है, मगर बेचारों को काम नहीं मिल रहा, बेचारों को काम नहीं मिल रहा। तो बात को समझो, बेरोजगारी का मतलब क्या हुआ? बेरोजगारी एक ऐसी स्थिति है जहां पे लोग काम करने के योग्य भी हैं, काम करने की इच्छा भी रखते हैं, यानी काम तो वो करना चाहते हैं बट उनको काम ही नहीं मिल रहा, ठीक है ना। तो उन सभी लोगों को काम नहीं मिलता तो उसको कहते हैं बेरोजगार हो गए। वो क्या हो गया? बेरोजगार, यानी काम करने की इच्छा है, योग्यता भी है, मगर काम ही नहीं है, तो ये हमारी बेरोजगारी की स्थिति होती है। तो फटाफट यहां तक नोट डाउन कर लीजिए, मैं आगे बढ़ता हूं तब तक, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो हमारे पास पॉइंट क्या है कि बेरोजगारी के प्रकार क्या है। अब देखो आपको जो स्पेशली जो देखो पढ़ना है, बेरोजगारी के मैंने दो प्रकार लिखे हैं, एक तो ग्रामीण बेरोजगारी में और एक है शहरी बेरोजगारी में, यानी रूरल अनएम्प्लॉयमेंट और अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है ना। तो मैंने दो तरह से लिखा है और दोनों में मैंने 3-3 पॉइंट लिखे हुए, अगर आपको दिख रहे हैं साफ साफ तो देखो वहां पे आपको 2-2 पॉइंट, सॉरी 3-3 पॉइंट आपको दिखेंगे दोनों में। किसमें? ग्रामीण बेरोजगारी में और शहरी बेरोजगारी में। क्लियर है। अब बात पता क्या आती है? बात क्या आती है, मैंने यहाँ पे अन्य भी लिखा है। अब आपको देखो जो बुक के अकॉर्डिंग, देखो बहुत बुकों में ना सिर्फ ये दो दिए हुए हैं, एक ये और एक शायद ये वाला, ये दो दिए हुए हैं आपकी बुक्स में, ठीक है ना। और तो कुछ बुकों में इससे ज्यादा दिए हुए हैं, तो कई बार क्या होता है कुछ टीचर अपनी मर्जी से कुछ और पूछ लेता है। क्लियर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, बेरोजगारी अगर हम ध्यान से देखें, और इस बार तो जो हमारी दूसरी बुक है यानी आपकी जो मैक्रो है यानी समष्टि अर्थशास्त्र, उसमें भी बेरोजगारी है, तो वहां पे भी स्ट्रक्चरल है आपका, यानी एक तरह से अगर बात करो तो संगठनात्मक हो गया, घर्षण वाला हो गया, ठीक है ना, इस टाइप की चीजें तो कुछ है वहां पे भी, ठीक है, अनैच्छिक ऐच्छिक है वहां पे। तो इसलिए मैंने क्या करा, यहाँ पे सारे कवर कर लिए, यहाँ पे 3 मैंने यहाँ कवर किए, 3 यहाँ कवर किया, मैं कुछ अन्य में भी करवा दूंगा, तो एक तरह से बेरोजगारी में कंप्लीट करा दूंगा, ताकि जिनके टीचर अगर ज्यादा पॉइंट पूछते हैं तो आपको ज्यादा मतलब पूरा आता होगा, जिनके टीचर सिर्फ 2 ही पूछते हैं तो 2 ही काफी है उनके लिए, ठीक है। तो बेरोजगारी में पूरा करवा रहा हूँ, ठीक है, कम नहीं करवाना, ज्यादा ही करवाऊंगा जितना हो सका, ठीक है ना। तो सारी बेरोजगारी पढ़ाने वाला हूँ, तो 3, 6 अन्य में मैं शायद 3 या 4 यहाँ भी करा दूंगा, तो तकरीबन 10 के आसपास बेरोजगारी में आपको पढ़ाने वाला हूँ। डन। तो सभी बच्चों से देखो मैं तो यही बोलूंगा कि आप प्लीज नोट डाउन कर लेना सारी की सारी, क्योंकि टीचरों का भरोसा नहीं है, कोई भी टीचर अपने ना ज्ञान के अकॉर्डिंग, क्योंकि देखो बहुत सारे जो टीचर्स होते हैं वो काफी पढ़े लिखे होते हैं, खासकर गवर्नमेंट स्कूल के टीचर तो काफी ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं, तो वो कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है ना। और जो बुक्स है उनमें भी क्या है आपको अलग अलग देखने को मिल जाता है, कहीं किसी बुक में 2-4 और दी हुई है, किसी में कम दी हुई है, तो इसलिए मैं सारी बेरोजगारी आपको बता रहा हूं यहाँ पे। तो बात करते हैं सबसे पहले, देखो मैंने बोला बेरोजगारी प्रकार, तो ग्रामीण बेरोजगारी होगी और शहरी बेरोजगारी हो गया, जिसमें पहला ग्रामीण बेरोजगारी में हमारी है मौसमी बेरोजगारी, जो कि आप बचपन से पढ़ते आए हो कि मौसमी बेरोजगारी वो बेरोजगारी होती है जिसमें मैंने बताया था ना, लोग जैसे कृषि में लगे हुए हैं, तो जब तक वो क्या नाम है खेत का जो भी काम होता है वो करते हैं तब तक तो वो उनको रोजगार मिलता है, जैसे मतलब फसल कट जाती है, सब कुछ जाता है, तो फिर उसके बाद वो क्या बेरोजगार बैठे रहते हैं। तो वर्ष के कुछ महीने तो उनके पास काम होता है और वर्ष के कुछ महीने वो बेचारे बेकार बैठे होते हैं, ठीक है ना। तो लिखा हुआ इस प्रकार की बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में पाई जाती है,
ठीक है ना, कहां पाई जाती है? कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। इसके अंतर्गत वर्ष में कुछ समय तो लोगों के पास काम होता है यानी रोजगार होता है, और कुछ समय क्या होता है वो बेरोजगार रह जाते हैं, तो इसे कहते हैं मौसमी बेरोजगारी, जिसमें क्या है वर्ष के कुछ महीने तो उनके पास काम है, जब तक फसल कट रही है, फसल बोना एंड ऑल जो भी है तो तब तक काम है, और जैसे एक बार फसल कट जाती है सब कुछ हो जाता है तो उसके बाद वो बेकार हो जाते हैं। ठीक है ना, तो अब देखो ये मैंने जो लिखा है ना इसको आप अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं, तो एग्जैक्ट आपको ये चेपने की जरूरत नहीं है यहाँ पे कि बचपन से पढ़ते हुए आए हैं, तो आप इसे और बढ़ चढ़ कर लिख सकते हो। तो इस प्रकार की बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। इसके अंतर्गत वर्ष के कुछ महीने जो किसान होते हैं वो क्या होते हैं, उनके पास रोजगार होता है, काम होता है, और कुछ महीने क्या होता है, और कुछ महीनों के लिए क्या होते हैं वो बेकार हो जाते हैं यानी बेरोजगार हो जाते हैं। क्लियर हो गया यहां तक? तो मौसमी क्लियर हो गया। दूसरा चलते हैं, दूसरा हमारे पास है अदृश्य, जिसको हम कहते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी। ये भी हम बचपन से पढ़ते हुए आए हैं, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं इंग्लिश में से। अदृश्य और प्रच्छन्न बेरोजगारी होती क्या है? इसने बोला ये वो बेरोजगारी होती है, यह बेरोजगारी की वह स्थिति है जिसमें किसी कार्य को करने के लिए जितने श्रमिकों की आवश्यकता होती है, यानी मान लो मेरे पास एक काम है, खेत है मेरे पास, ठीक, मान लो ये खेत है। अब इस खेत में ना मुझे सिर्फ 5 श्रमिक की जरूरत है, बस 5 श्रमिकों से मेरा काम चल सकता है, मगर वहां कितने लगे हुए हैं? वहां लगे हुए 9 श्रमिक। तो अभी बताओ ना, अगर मैं पांचों को मान लो 500 रुपीज दिहाड़ी देना चाहता था 500 के हिसाब से, तो 5 पंजे 25 यानी 2500 रुपए दिहाड़ी जाती इनकी, ठीक है ना, बट यहाँ लगे 9, तो अब यही 500 रुपए वाली दिहाड़ी इनके हिसाब से बढ़ जाएगी। अब ये मत बोला कि मैं हर किसी को 500 दूंगा, नहीं दूंगा, यहाँ पे 9, मैंने तो 5 बोले थे ना लाने के लिए, वहां 9 क्यों गए? मैंने तो 5 मंगाए थे ना श्रमिक, तो मतलब 5 के हिसाब से 2500 रुपए दूंगा आपको, तो ये 2500 रुपए 5 जनों में बंटने वाले थे, बट अब ये 9 जने लेके आ गए, तो इसका मतलब यहाँ क्या होगा, अब ये 2500 रुपए 9 जनों में बटेंगे, तो इसका मतलब अब 500 नहीं मिलेगा इनको, बहुत कम मिलेंगे, मतलब 300 350 जो भी बन रहा होगा उसके हिसाब से इनको पैसे मिलेंगे। समझ में आ रहा है? तो उसका मतलब क्या हुआ, ये वो बेरोजगारी है जिसमें किसी कार्य को करने के लिए जितने श्रमिकों की आवश्यकता होती है उससे अधिक श्रमिक काम पर लगे होते हैं। मैंने कितना बोला था, अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दूं, थोड़ा एग्जांपल सही कर देता हूं और अच्छे से। मान लो मैंने एक बोला था ना खेत है, ठीक है, और मैंने बोला था इसमें मुझे 5 श्रमिकों की जरूरत है, और मैं टोटल कितना दूंगा इनको? 2500 रुपए दूंगा। अब मान के चलो यहाँ पे कितने लग गए, यहाँ पे 5 की जगह 10 श्रमिक लग गए, तो अब ये देखो 500 रुपए के हिसाब से मिलने वाला था इनको पैसा, टोटल 2500 मिलेगा। अब अगर 10 लग गए तो कितने के हिसाब से मिलेगा? 250 के हिसाब से मिलेगा। तो एक तरह से क्या हो गया, उनको मेहनत के हिसाब से तो कम पैसा जा रहा है ना, इसका मतलब ये बेरोजगारी है जहां पे आवश्यकता से अधिक लोग लगे हुए किसी काम को करने में। समझ में आ गया? तो पहले वाली क्या थी, जिसमें वर्ष के कुछ महीने तो काम है, कुछ महीने आराम है। दूसरी वाली कौन सी है, जिसमें जितने श्रमिकों की जरूरत होती है ना उससे ज्यादा श्रमिक काम में लगे होते हैं। ठीक है ना, मैंने तो नहीं बोला था ना आगे अपने आप, तो उसका मतलब बेरोजगार बैठे हुए थे इसलिए आ गए वो काम करने के लिए। आगे खुली यानी ओपन या अनैच्छिक बेरोजगारी। अनैच्छिक बेरोजगारी देखो ये बोला इसने, मतलब यह ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति को संदर्भित करता है, यानी ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति में ही बता रहा है कि जहां काम को करने के लिए लोग इच्छुक भी हैं और उसके लिए योग्य सक्षम भी है। ठीक है ना, यानी गांव के जो लोग हैं, यानी जो भी लोग हैं वो इच्छुक भी है, योग्य भी है। ठीक है, विलिंग एंड एबल टू वर्क, दोनों चीजें, विलिंग भी और एबल भी है। तो इसका मतलब वो काम तो करना चाहते हैं मगर उनको काम नहीं मिल रहा, तो वो अनैच्छिक बेरोजगारी हो जाती है। अनैच्छिक मतलब जहां पे उनकी इच्छा नहीं देखी जा रही, मतलब हो क्या रहा है, वो तो इच्छा कह रहा है कि हम मुझे काम चाहिए बट नहीं दे रहे हम काम, यानी उसकी इच्छा पे ध्यान ही नहीं है। ठीक है ना, तो यह ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति को बताता है, संदर्भित करता है, जहां काम को करने के इच्छुक और वास्तव में वो सक्षम भी है, लोग योग्य भी है काम करने के लिए मगर उनको काम नहीं मिल रहा है, तो उसे अनैच्छिक यानी खुली बेरोजगारी बोला। क्या बोला? खुली बेरोजगारी बोला है। तो 3 समझ में आ गए, ये तीनों पॉइंट आपको क्लियर हो जाने चाहिए। डन। उसके बाद औद्योगिक बेरोजगारी क्या होता है? औद्योगिक बेरोजगारी देखो, अब हमारे पास औद्योगिक है, शिक्षित है और तकनीकी वाली बेरोजगारी है। ये कौन से में पाई जाती है? शहरी क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक है ना, तो यहाँ पे औद्योगिक बेरोजगारी कौन सी है? जो इंडस्ट्री से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? इंडस्ट्रीज, इन सब से रिलेटेड होती है, उसको कहते हैं औद्योगिक वाली। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इसके अंतर्गत उन व्यक्तियों को शामिल किया जाता है, यानी यहाँ पे वो व्यक्ति शामिल होंगे जो अकुशल है, यानी अनस्किल्ड है, पढ़े लिखे नहीं है, थोड़ा स्किल की कमी है उनके अंदर। ठीक है ना, निरक्षर है, इलिटरेट है ना, इलिटरेट है, पढ़े लिखे नहीं है, तो निरक्षर बोलो ऑब्लिक अकुशल है, और वो उद्योग में लगे हुए हैं, माइन में लगे हुए हैं, खनन वनन जो करते हैं ना, माइन का काम करते हैं, माइनिंग में, उसमें लगे हुए हैं। और जैसे कोल माइंस हो गए, कोयले की खान वान, इन सब में, तो वैसे खनन हो गया, परिवहन में है या निर्माण गतिविधियों में लगे हुए हैं।
है ना, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज होती है ना, तो कंस्ट्रक्शन में काम कर रहे हैं बेचारे, जैसे कंस्ट्रक्शन का काम चला तो वहां पे लेबर काम कर रही होती है, वो उनकी बात कर रहा है। इनमें काम करने के इच्छुक है, तो इसमें काम करने के इच्छुक क्यों है, क्योंकि वो निरक्षर है, अकुशल है। तो यहाँ पे वर्ड क्या लिखा हुआ है, इसके अंदर उन व्यक्ति को शामिल किया जा रहा है जो कि निरक्षर है और अकुशल है, और वो उद्योग में, खनन में, परिवहन में, जो निर्माण यानी कंस्ट्रक्शन जो गतिविधि होती है उनमें काम करने के इच्छुक होते हैं, उनको यहाँ करते हैं हमेशा शामिल। डन। शिक्षित बेरोजगारी कौन सी होती है, ये वो बेरोजगारी है जहां पे लोगों के पास शिक्षा है, यानी वो पढ़े लिखे हैं, बट उनके पढ़े लिखे होने के बावजूद भी उनकी योग्यता के अनुसार उनको जॉब नहीं मिल रही। आजकल देखा होगा बहुत अच्छा पढ़ा लिखा बंदे को भी ना ऐसी फालतू की जॉब मिल जाती है, मतलब फालतू मतलब जो उसके मैच ही नहीं करता भाई साहब, उसकी एजुकेशन से मैच ही नहीं करता, और वो उस काम को कर क्यों रहा है, क्योंकि भाई साहब काम ही नहीं है बाहर, भाई देश देखो ना, आपकी क्या नाम है, इकोनॉमी में लोगों के पास नौकरी ही नहीं है। तो फिर देखो, मान लो जो पढ़ा लिखा बंदा है वो होटल में काम कर रहा है, बेवजह बर्तन मांज रहा है, क्यों, क्योंकि पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी इसको काम नहीं मिल रहा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सबसे भयावह, ठीक है, हॉरिफाइंग काइंड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर रहा, तो सबसे भयावह प्रकार की बेरोजगारी तब होती है, ठीक है, जब शिक्षित युवाओं को, यानी जो पढ़े लिखे बंदे हैं, ठीक है, शिक्षित युवाओं को अपनी योग्यता के अनुसार उपयुक्त नौकरी नहीं मिल पाती है। देखो ये वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पे। तो शिक्षित बेरोजगारी कौन सी होगी, ये वो सबसे हॉरिफाइंग, सबसे डरावनी, ठीक है ना, बेरोजगारी है एक तरीके से, क्योंकि यहाँ पे लोग शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं, और उसके बावजूद उनको उनके योग्यता के अनुसार जॉब नहीं मिलती, ठीक है ना। आजकल समय के साथ साथ, ब्रैकेट में समय के साथ साथ लिखा मैंने, शिक्षा में सुधार के साथ, यानी शिक्षा में सुधार हो रहा है, आजकल लगातार एजुकेशन में क्या है, सुधार किया जा रहा है, तो के साथ साथ शिक्षा में सुधार के साथ कुशल श्रमिकों की संख्या में वृद्धि हो रही है, यानी आजकल लोग कुशल निकल रहे हैं, यानी पढ़े लिखे निकलेंगे, ठीक है, अच्छे मतलब समझदार निकलते हैं पढ़े लिख करके, क्योंकि आजकल हमारा एजुकेशन में जो है वो क्या हो रही है, सुधार होता जा रहा है लगातार। मगर पंगा ये हो गया कि एजुकेशन में सुधार होने के बाद, ठीक है, अब लोगों की संख्या में वृद्धि तो होगी, कौन से लोगों में, शिक्षित लोगों की संख्या में वृद्धि हो रही है, बिल्कुल हो रही है, मगर लोगों में वृद्धि है ना, शिक्षित लोगों में वृद्धि हो रही है, मगर जो उपलब्ध नौकरियों की संख्या ना उसमें वृद्धि नहीं हो रही है। नौकरियों की संख्या में तो वृद्धि होनी चाहिए थी, वहां नहीं हो रही, बस लोगों की संख्या में वृद्धि हो रही है। इसलिए जो मान लो कोई अच्छा खासा पढ़ा लिखा बंदा है, वो भी कोई एवं जॉब कर रहा है फालतू की, क्यों, क्योंकि उसकी योग्यता के अनुसार उसको जॉब नहीं मिल रही है। तकनीकी या प्रौद्योगिक बेरोजगारी कौन सी होती है, जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होती है। देखो कई बार ऐसा होता है, आपने देखा होगा, जैसे हमारे घर में जो बुजुर्ग होंगे, उनको अगर मान लो मैं स्मार्टफोन पकड़ा दूं तो बोलेंगे क्या है ये, मेरे समझ नहीं आती है, क्यों, क्योंकि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी अपग्रेड होती है, ठीक है, तो वो जरूरी नहीं कि हर किसी के समझ में आए, तो ऐसी उसके कारण क्या होता है, फिर उनको काम नहीं मिल पाता। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, इस प्रकार की बेरोजगारी तब उत्पन्न होती है, इस प्रकार की बेरोजगारी तब उत्पन्न होती है जब, क्या लिखा हुआ है, प्रौद्योगिकी, यानी जो टेक्नोलॉजी है वो नई हो जाती है, उन्नत हो जाती है, ठीक है, वो क्या होती है, वो नई हो जाती है और उन्नत हो जाती है, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, वो नई हो जाती है और उन्नत हो जाती है, ठीक है, और मौजूदा जो कार्यबल है, यानी जो अभी इस टाइम पे वर्तमान में जो वर्क फोर्स आपके पास अवेलेबल है, वो नई तकनीक का सामना करने में असमर्थ है, यानी वो नई तकनीक को समझने में असमर्थ है, इसलिए वो बेरोजगार बैठे हुए हैं, ठीक है ना, वो नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से काम करने में असमर्थ है, ठीक है। तो यहां तक नोट डाउन कर लो, मैं जरा कॉल अटेंड कर लेता हूं उतने में, ठीक है ना। तो आपको 6 तरह की बेरोजगारी देखो मैंने समझा दी है, 3 यहाँ समझा दिए। तो अगर आपको पेपर में पूछा जाए औद्योगिक, शिक्षित और तकनीकी, तो बड़े प्यार से नाम से समझ में आते हैं, ठीक है। तो ये वो 3 बेरोजगारी यहाँ पाई जाती है। और मौसमी अदृश्य, जिसको हम प्रच्छन्न भी बोलते हैं, खुली अनैच्छिक, एक ही बात है यहाँ पे, वो ग्रामीण बेरोजगारी के अंदर आएगा। क्लियर हो गया। अब मैं अन्य के अंदर भी कुछ करा देता हूं आपको, फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए जैसे। तो आगे बढ़ते हैं, देखो ध्यान से। अब हम अन्य के अंदर कितने कर रहे हैं, 4 तरह की चीजें कर रहे हैं, ठीक है। तो अन्य में देखो 4 कौन कौन से हमारे पास। पहला अगर बात करें तो संरचनात्मक बेरोजगारी हमारे पास, ठीक है, यानी स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। दूसरा चक्रीय बेरोजगारी, साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट। प्रतिरोधात्मक घर्षण, जिसे घर्षण भी बोलते हैं, घर्षण जनित बेरोजगारी, यानी आपका फ्रिक्शनल बेरोजगारी है, अनएम्प्लॉयमेंट। और ऐच्छिक मतलब वॉलेंट्री, ठीक है ना, बेरोजगारी। चलो बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं संरचनात्मक बेरोजगारी की। तो मैंने कहा था संरचनात्मक बेरोजगारी तब प्रकट होती है जब बाजार में दीर्घकालिक स्थितियों में बदलाव आता है। देखो मेन लाइन यही लिखा हुआ है यहाँ पे, लॉन्ग टर्म डिक्लाइन होता है, ठीक है, यानी दीर्घकालिक स्थितियों में बदलाव आता है, ठीक है। इस प्रकार की बेरोजगारी देश की आर्थिक संरचना में परिवर्तन के कारण होती है। देखो पहले में साफ साफ लिखा है, देखो मान के चलूं, पहले के टाइम पे स्कूटर चलते थे, है ना, स्कूटर चलते थे।
आप तो लोग क्या करते थे, बहुत सारे लोग ना स्कूटर वाले कामों में लगे हुए थे। आपको पता है बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो लगी हुई थी, फैक्ट्रीज थी लगी हुई, वहां बहुत सारे लोग काम कर रहे थे। बट अब लोगों ने स्कूटर बंद कर दिए, उसकी जगह पे कार एंड ऑल चलाने लग गए, कार आ गए हैं और नई नई चीजें जो है मोटरसाइकिल एंड ऑल आ गई है, ठीक है ना। तो इसका मतलब जो लोग उसमें लगे हुए थे, इसमें स्कूटर में, वो तो बेरोजगार हो गए। क्यों? क्योंकि उनको तो स्कूटर का काम आता था, अब उनको नई चीज सीखनी पड़ेगी, इसका मतलब, ठीक है ना। तो जो स्कूटर में लगे हुए थे वो बंद हो गए, स्कूटर का काम ही बंद हो गया आज के टाइम पे। तो उसका मतलब क्या हो गया, वो लोग बेरोजगार हो गए। तो क्या वो 2 मिनट के लिए बेरोजगार हुए? नहीं यार, वो लंबे समय के लिए बेरोजगार हो गए। जब तक कि वो नई चीज सीख ना ले तब तक वो बेरोजगार हो गए। तो वहीं पे वही लिखा हुआ है, संरचनात्मक मतलब कि उसके स्ट्रक्चर में चेंज हो गया। क्या हो गया? स्ट्रक्चर में चेंज हो गया। तो संरचनात्मक बेरोजगारी तब प्रकट होती है जब बाजार में दीर्घकालीन स्थितियों में परिवर्तन आता है। इस प्रकार की बेरोजगारी वहां देखने को मिलती है जहां पे देश की आर्थिक संरचना में क्या होता है, बदलाव होता है, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में बदलाव होता है। इसका मतलब क्या हुआ, मिसमैच। मिसमैच जॉब के कारण ही देखने को मिल सकता है। आपको काम तो स्कूटर का आता था, मैंने काम पकड़ा दिया बाइक का, या मैंने काम पकड़ा दिया कार का, तो आप नहीं कर पाओगे ना, ठीक है ना। तो ये मिसमैच जॉब के कारण हो सकता है, ठीक है। नहीं, स्ट्रक्चर में चेंज कर दूंगा मैं। बात समझ में आ गया? यानी ये वो बेरोजगारी है जो कि दीर्घकालिक स्थितियों में बदलाव के कारण आता है, देश की आर्थिक संरचना में बदलाव के कारण आता है। क्लियर है? दूसरा है चक्रीय बेरोजगारी। इस प्रकार की बेरोजगारी अर्थव्यवस्था में क्या चक्रीय उतार चढ़ाव के कारण आता है। क्या आता है? चक्रीय उतार चढ़ाव के कारण आता है। क्योंकि देखो अर्थव्यवस्था में हमेशा एक जैसी स्थिति तो नहीं रहेगी, है ना। आपने बिजनेस में भी पढ़ा होगा कि बिजनेस में कभी तो वो बढ़ता है, कभी वो पीक यानी सबसे ऊंची चोटी पे आ जाता है, उसके बाद डाउनफॉल आता है, फिर सबसे नीचे पहुंच जाता है, फिर ऊपर आता है। तो मतलब साइकिल चलती रहती है ना। ऐसी सेम यहाँ पे भी है कि इस प्रकार की बेरोजगारी अर्थव्यवस्था में चक्रीय उतार चढ़ाव के कारण पैदा होती है, पहली बात। नंबर 2, जब अर्थव्यवस्था में समृद्धि का दौर होता है, यानी बहुत अच्छी स्थिति है, बूम की स्थिति है, ठीक है, बूम, BOOM बूम की स्थिति है, तो उसका मतलब उत्पादन में वृद्धि होगी। तो उत्पादन में क्या होगी? वृद्धि होगी। और उत्पादन में वृद्धि होगी तो रोजगार बढ़ेगा। बात सीधी सीधी सी है। अगर अर्थव्यवस्था बहुत अच्छे दौर से चल रही है तो उसका मतलब उत्पादन बढ़ेगा, और उत्पादन बढ़ेगा तो रोजगार बढ़ेगा। मगर ये हमेशा स्थिति एक जैसी नहीं रहती है। मगर और जब अर्थव्यवस्था में मंदी की स्थिति का दौर आएगा, यानी मंदी का दौर आएगा, तो उत्पादन कम हो जाएगा। जब उत्पादन कम होगा तो ज्यादा वर्कर कौन रखेगा बताओ? लोग काम से लोगों को निकाल देते हैं, तो जिससे क्या होता है, कम लोगों की जरूरत होती है, और जिसके कारण बेरोजगारी हो जाती है। जैसा अभी मान लो कोरोना आया था, कोरोना में सारे बिजनेस ठप हो गए थे, मैक्सिमम जो है ठप हो गए थे। तो जब लोगों का काम ही नहीं चल रहा, तो कैसे अपने अंदर इंप्लॉयज को रख सकते हैं? बात को सोचो ना थोड़ा सा, ठीक है। हम गाली गलौज कर देते हैं या उल्ट पटांग चीजें सोचने लग जाते हैं कि उन्होंने कैसे निकाल दिया। यार उसकी भी तो थोड़ी सोचो ना। जो एम्प्लॉयर है, जो मालिक है, उसको भी सोचो ना। बच्चे उसका काम ही नहीं चल रहा है कई कई महीनों तक, बटे एक दिन की कॉस्ट पता कितनी आती होगी उसकी। तो जब उसका कई दिनों तक काम नहीं चल रहा, तो कैसे किसी को सैलरी वैलरी दे सकता, कुछ कर सकता है ना। तो ये मंदी का दौर होता है। तो देखो, जब अगर इसमें बोला गया चक्रीय बेरोजगारी में बोला हुआ है कि अगर ये चक्रीय उतार चढ़ाव के कारण होता है, किस कारण होता है? उतार चढ़ाव के कारण ये बेरोजगारी देखने को मिलती है। अगर बढ़िया समृद्धि का स्तर चल रहा है, समृद्धि की स्थिति चल रही है, उसका दौर चल रहा है, तो उत्पादन में वृद्धि होगी तो रोजगार भी बढ़ेगा। बट अगर मंदी आ गई तो उत्पादन कम हो जाता है, उत्पादन कम होगा तो कम लोगों की जरूरत होगी, इसका मतलब वहां पे बेरोजगारी आ जाएगी। चलो, प्रतिरोधात्मक या घर्षण बेरोजगारी किसे कहते हैं? घर्षण जनित बेरोजगारी किसे कहते हैं? तो मैंने कहा देखो, कई बार ऐसा होता है ना कि जैसे मान लो ये ए बंदा है, ठीक है ना, इसने मान लो ये एक्स लिमिटेड में क्या काम करता था, किसमें करता था? एक्स लिमिटेड में ये काम करता था। इसने क्या करा, यहां से जॉब छोड़ दी और वाई लिमिटेड में चला गया। बात को समझ रहा? एक्स लिमिटेड में काम करता था, इसने जॉब छोड़ी मान लो 3 मार्च को, 3 मार्च को इसने जॉब छोड़ी, और इसने यहाँ पे 7 मार्च को ना इसको ज्वाइन कर लिया। किसको ज्वाइन कर लिया? वाई लिमिटेड को, और अच्छी खासी सैलरी मिल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक्स लिमिटेड से छोड़ करके वो वाई लिमिटेड पे चला गया। मगर एक चीज नोट किया आपने, ये बीच में 3 से लेके 7 तक, यानी बीच में 4 दिन जो गैप है, ठीक है, मतलब 3 से लेके 4 दिन का जो गैप है, ठीक है ना, ये जो गैप है इसमें वो बेरोजगार रह गया, ठीक है ना। 3 को जॉब छोड़ी तो 3 को बेरोजगार रह गया, 4 को बेरोजगार रह गया, 5 को बेरोजगार, 6 को बेरोजगार। तो ये 4 दिन बेरोजगार रह गया। 3 को भी तो जॉब छोड़ी ना उसने, तो मान लो 3 को गया ही नहीं वो, तो 4 दिन बेरोजगार हो गया। तो जितने दिन भी वो बेरोजगार रह जाता उसे बोलते हैं घर्षण बेरोजगारी या प्रतिरोधात्मक बेरोजगारी, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। क्या कह रहा है? ये वो बेरोजगारी है जब
कोई व्यक्ति एक रोजगार को छोड़कर किसी दूसरे रोजगार में जाता है और दोनों रोजगारों के बीच की अवधि में वह बेरोजगार रह जाता है, यानी एक रोजगार को पकड़ के एक रोजगार को छोड़ करके दूसरे रोजगार में गया और उस बीच में अगर वो क्या रहता है, खाली बैठ जाता है, कुछ समय के लिए भी खाली बैठता है, तो हम उसे बोलते हैं क्या, प्रतिरोधात्मक बेरोजगारी। देखो मेरे हिसाब से तो मैं बेरोजगारी काफी अच्छे से आपको करा रहा हूँ, मैं तो अपनी तरफ से तो आपको फुल ही देता हूँ, पूरी तरह से मैं आपको मतलब पूरा पूरा अपना क्या है जितना अपनी तरफ से हो सकता है उतना आपको करवा देता हूँ। ठीक है, मैं बार बार बोलूंगा, अगर इसके बावजूद अगर कोई चीज रह जाती है तो ज्यादा दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है, आपसे कमेंट में लिख लिया करो कि भैया ये चीज रह गई है, तो मैं क्या कोशिश करूंगा। देखो कमेंट मैंने बताया था मैं पढ़ता हूँ, तो मैं कमेंट पढ़ता हूँ बट रिप्लाई कई बार नहीं दे पाता। ठीक है, तो मैं उसको पढ़ करके बाद में कभी वीडियोस बना दूंगा। मैं जानबूझ के हिंदी में वीडियोस क्यों बना रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि देखो हिंदी में वीडियोस नहीं है किसी के पास। ठीक है, हिंदी में क्या पूरी वीडियोस नहीं मिल पाती, बच्चों को दिक्कत पे दिक्कत आ रही थी, इसलिए मैंने एमसीक्यू भी आपके लिए बनाना स्टार्ट किया हिंदी में वीडियो की। इंग्लिश में चाहता तो इंग्लिश की वीडियो सबसे पहले बनाता, बट इंग्लिश में मैंने रोका हुआ है क्योंकि इंग्लिश की मैक्सिमम वीडियोस मिल जाती है। मैं भी इंग्लिश में पढ़ाता हूँ, हिंदी में भी पढ़ाता हूँ, बट मैंने जब मुझे यूट्यूब पे एक कमेंट आया था कि प्लीज हिंदी में वीडियोस बना दीजिए हमारे लिए, सिर्फ एक बच्चे ने कमेंट किया था स्टार्टिंग में, उस टाइम पे मैंने हिंदी में वीडियोस नहीं बनाई थी, बस एक बच्चे ने कहा था कि प्लीज हमारे लिए हिंदी में वीडियोस बना लीजिए, तो मैंने बनाना स्टार्ट कर दिया और आज काफी सारे बच्चे जुड़े हुए हैं। ठीक है ना, और होप सो आगे जा करके ना ऊपर वाली कृपा से काफी सारे बच्चे जुड़ने वाले हैं जहां तक है। ठीक है, मैं हिंदी में पूरी वीडियोस आपको बना करके दे रहा हूँ, उसके बाद मैं इंग्लिश में भी काम करूंगा कि इंग्लिश में मेरा मेन सब्जेक्ट में आया था इंग्लिश में करने को, तो मैं इंग्लिश में इकोनॉमिक्स की जो वीडियोस है वो बनाऊंगा, बट पहले हिंदी के खत्म कर लेता हूँ क्योंकि हिंदी वाले बच्चों को बहुत दिक्कत हो रही है, क्योंकि जब भी गूगल पे सर्च मारो तो हिंदी में डेटा बहुत कम मिलता है ना, वो परेशान हो जाते हैं, तो इसलिए मैंने क्या करा, पहले हिंदी में खत्म कर लेते हैं इसको। टाइम कम मिलता है मानता हूँ, ठीक है ना, कभी कभार तो एक वीडियोस को करने के लिए मुझे 4-4 5 बार शूट लेने पड़ते हैं, मतलब बार बार क्या रहा मैं अभी क्लिक करो थोड़ी देर पढ़ाओ फिर दूसरी बार, कभी टाइम मिल गया 1-2 दिन में तो बनाओ, जब टाइम मिल जाता तो बना लेते, जब टाइम नहीं मिल पाता तो रह जाता है, बट कोशिश पूरी है कि आपको टाइम पे सारा डेटा अवेलेबल हो जाएगा। डन। चलो ऐच्छिक बेरोजगारी देखो क्या, ऐच्छिक बेरोजगारी क्या, देखो हमने अभी अनैच्छिक पढ़ा था कुछ टाइम पहले, अनैच्छिक में मैंने बताया था अनैच्छिक बेरोजगारी वो बेरोजगारी होती है जहां पर क्या है वो, मतलब कि अनैच्छिक में मैंने क्या बोला, अनैच्छिक बेरोजगारी बेरोजगारी जहां पे क्या है वो काम करने का इच्छा है, उसकी काम करने की इच्छा है, वो काम करना चाहता है, योग्य भी है, मगर उसको काम नहीं मिल रहा, उसमें काम ही नहीं मिल रहा था उसको, बट ये ऐच्छिक बेरोजगारी है। इसमें क्या हो रहा है, ये बेरोजगारी तब पाई जाती है जब लोग बाजार में प्रचलित मजदूरी दर पर, यानी जो भी मजदूरी दर बाजार में चल रही है उसमें काम करने को खुद ही तैयार नहीं, बताओ ये अपनी इच्छा से काम नहीं करना चाहते, तो इसलिए बेरोजगार है। ठीक है, अर्थात अर्थव्यवस्था में काम तो है, यहाँ पे काम है अर्थव्यवस्था में, मगर लोग कह रहे हैं मैं इस मजदूरी दर पे काम नहीं करूंगा, मैं तो ज्यादा होगी ना तब करूंगा, तो ये भाई अपने कारण बेरोजगार बैठा, तो हम क्या करें। अनैच्छिक में ऐसा नहीं था, अनैच्छिक में क्या था कि भाई साहब वो काम करना चाहता है, योग्य भी है, उसको काम नहीं मिल रहा था, और यहाँ पे क्या है काम है बट वो काम खुद नहीं करना चाहता, तो ये ऐच्छिक हो गया, नहीं अपनी इच्छा से काम नहीं करना चाहता, ये वाला है। ठीक है ना, तो यह है वह बेरोजगारी, ये बेरोजगारी तब पाई जाती है जब क्या लिखा है, लोग बाजार में प्रचलित मजदूरी दर पर काम करने को तैयार नहीं होते, अर्थात अर्थव्यवस्था में काम तो है पर लोग प्रचलित मजदूरी दर पर काम करने को तैयार नहीं है, यानी काम है मगर काम करने को तैयार नहीं है लोग। समझ में आ गया, तो सारी बेरोजगारी मैंने खत्म कर दी है, फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, फटाफट से आप इस सबको नोट डाउन कर लीजिए, तो आगे बढ़ते हैं अब। ठीक है ना, अभी तक हमने देखो बेरोजगारी के बारे में पढ़ लिया है, और अब है भारत में बढ़ती बेरोजगारी के कारण, यानी भारत में जो लगातार बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है उसके कारण क्या है। ठीक है ना, तो मैंने आपकी बुक से तो कहीं ज्यादा पॉइंट लिखे हुए हैं, ताकि किसी भी बुक से कोई भी पॉइंट आए तो आप इजीली उसे हैंडल कर सको। गिन लेते हैं मैंने कितने पॉइंट लिखे हैं एक बार। ठीक है ना, पहला पॉइंट हमारा ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मैंने पूरे 12 पॉइंट लिखे हैं आपके लिए। ठीक है ना, ताकि अगर कोई भी दिक्कत आए, ठीक है, तो आप इजीली उसको क्या हैंडल कर सको। डन, तो स्टार्ट करते हैं। देखो भारत में बढ़ती बेरोजगारी के कारण क्या क्या है। पहला कारण है जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, जो कि काफी आसान सा पॉइंट है, आप सबको ही पता है कि जनसंख्या लगातार तेजी से बढ़ रही है, जिसके कारण लोग तो बहुत ज्यादा है मगर काम क्या है, कम है। नंबर 2, कृषि जो है ना इंडिया में एक मौसमी व्यवसाय है, मतलब अभी तक हम कृषि में इस तरह का सुधार नहीं कर पाए हैं कि हम वर्ष के 12 के 12 महीने क्या है काम कर सके भूमि पर। ठीक है, तो अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है, तो कृषि एक मौसमी व्यवसाय है जिसमें वर्ष के कुछ महीने तो लोग काम कर लेते हैं, बाकी टाइम क्या करते हैं, बेकार रहते हैं। क्लियर है ना, बेरोजगार रहते हैं। सिंचाई की सुविधाओं की कमी, अभी भी भारत में क्या है, सिंचाई की सुविधाओं की जो है अभी भी कमी है। ठीक है, जिसके कारण वो ढंग से फसलें नहीं उगा पाते, खेती बाड़ी नहीं कर पाते। तो 3 पॉइंट हमारे हो गए, जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, ठीक है, कृषि एक मौसमी व्यवसाय, उसके अलावा सिंचाई सुविधाओं की कमी। डन, ये 3 पॉइंट आपको समझ में आ गए, काफी इजी पॉइंट्स है सारे सारे।
उसके अलावा नए रोजगारों की अपर्याप्तता, यानी हो क्या रहा है कि नए रोजगार है ही नहीं। बताओ, लोग इतने ज्यादा है मगर नए रोजगार उत्पन्न हो ही नहीं रहे। समझ में आया? अब आपने देखा होगा नौकरी भी निकलती है तो कैसे निकलती है, फॉर्म भरते हैं 8-9 लाख लोग, जॉब निकलती है 1,000-2,000। बात समझ में आ रही है ना? या ज्यादा से ज्यादा 5,000 इतनी निकलेगी। तो यार बताओ ना, इतने सारे लाखों लोग भर रहे हैं, इतनी सी जॉब है, बिल्कुल ना के बराबर। तो नए रोजगार की अपर्याप्तता है। हमारे यहाँ जो विकास की गति है ना वो धीमी है, तो धीमा आर्थिक विकास, ठीक है ना। तो कितने पॉइंट हो गए? पहला पॉइंट जनसंख्या में तीव्र वृद्धि। नंबर 2, कृषि क्या है, एक मौसमी व्यवसाय बन चुका है, ठीक है, और पहले से बना हुआ है। उसके बाद तीसरा, सिंचाई सुविधाओं की कमी। चौथा, नए रोजगार नहीं है, यानी नए रोजगारों की अपर्याप्तता। पांचवा, धीमा आर्थिक विकास है। छठा, संयुक्त परिवार प्रणाली, इसके ब्रैकेट में आप लिख सकते हो, इसके कारण छिपी हुई बेरोजगारी देखने को मिलती है। इसके ब्रैकेट में लिख लीजिए आप, इसके कारण छिपी हुई बेरोजगारी देखने को मिलती है। ऐसा कैसे? देखो, अभी भी पता है इंडिया में, आपको पता है ज्वाइंट फैमिली सिस्टम चलता है बहुत जगह, क्योंकि लोग क्या मिल करके एक साथ रहते हैं। अब उसमें क्या होता है कि आपने देखा होगा, जब बहुत सारे लोग एक साथ रहते हैं तो इसका मतलब थोड़ा ना सारे लोग कमा रहे होंगे, कुछ लोग कमाते हैं और कुछ लोग खाली खाते हैं। क्लियर है ना? इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ लोगों की इनकम पे पूरा परिवार चल रहा होता है, तो उसे कहते हैं संयुक्त परिवार प्रणाली, यानी जॉइंट फैमिली सिस्टम कहते हैं, जिसमें बहुत सारे लोग बेरोजगार भी है मगर वो कुछ लोग कमा रहे होते हैं, इसलिए वो क्या दिखता है, वो परिवार समृद्ध दिखता है कि हाँ यार सब कुछ सही चल रहा है। बट एक्चुअल में देखें तो वहां भी छिपी हुई बेरोजगारी है, कुछ लोग क्या वहां पे बेरोजगार है, अगर अंदर जाके डीप देखें तो, ठीक है ना। तो संयुक्त परिवार प्रणाली, ये पंगा यहाँ पे आ जाता है, ज्वाइंट फैमिली सिस्टम, कि लोग सोचते हैं हम परिवार में रह रहे हैं तो छोड़ो ना, एक आध कमा रहा तो चलता है ना। आगे, कुटीर एवं लघु उद्योगों का पतन। अब क्या हुआ, स्वतंत्रता के बाद क्या हुआ था, ये पॉइंट नंबर 7 हो गया ना। स्वतंत्रता के बाद क्या हुआ कि जो कुटीर और लघु उद्योग थे ना, इनके जगह पे लोगों ने सोचा कि हम बड़े बड़े उद्योग स्थापित कर लेते हैं। तो बड़े बड़े उद्योग स्थापित करने के चक्कर में जो छोटे उद्योग थे ना, उनका पतन होने लग गया था, ठीक है ना। मतलब वहां से लोगों को निकालने लग गए थे, क्योंकि एक्चुअल हो क्या रहा था कि लोग सोच रहे थे हम बड़े बड़े उद्योग ही स्थापित करेंगे, ठीक है। और बड़े उद्योग स्थापित करने के चक्कर में जब उन्होंने बड़े उद्योगों में पैसा लगाया तो वो ढंग से काम कर नहीं पाए। आपको पता है बड़े उद्योग ढंग से काम नहीं कर पाए थे, ठीक है ना वो चल पाए थे, तो विफल हो गए थे। कौन विफल हो गए थे? बड़े उद्योग जो थे विफल हो गए थे, ठीक है ना। और अब हमने क्या कर दिया, अपने आप को चेंज कर दिया था छोटे से बड़े की ओर, तो इसके कारण जो छोटे वाले जो उद्योग थे, लघु उद्योग थे, उनका पतन हो गया था। और हम बड़े की तरफ गए, वो भी विफल हो गए। तो दोनों तरह से डैमेज ही डैमेज था, बेरोजगारी हो गई, लघु भी नहीं रहा और बड़े वाले भी विफल हो गए, अपने जो जिसके लिए बनाया गया था वो चीज वो नहीं कर पाए। आठवां, कम बचत तथा निवेश, यानी हमारे यहाँ जो निवेश और बचत है ना वो बहुत कम है, क्योंकि भारत देश में पूंजी की कमी है, भारत देश में पैसे की कमी है, पूंजी की कमी है, और जो पैसा बचता भी है ना उसको ठीक से भारत में निवेश नहीं हो पाता, मतलब नहीं कर पाते लोग बाग, यानी वो जो पैसा है उसको भी ढंग से निवेश नहीं कर पाते, जिसके कारण बहुत सारी दिक्कतें सामने आती है, और उनमें से एक दिक्कत है बेरोजगारी फैल जाती है। क्लियर? तो जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, कृषि एक मौसमी व्यवसाय, सिंचाई सुविधाओं की कमी, नए रोजगारों की अपर्याप्तता, धीमा आर्थिक विकास, संयुक्त परिवार प्रणाली जिसमें छिपी हुई बेरोजगारी देखने को मिलती है, कुटीर या लघु उद्योगों का पतन हो गया था और बड़े उद्योग स्थापित करे थे बट वो भी विफल हो गए थे, ठीक है ना, वो चल नहीं पाए थे। कम बचत तथा निवेश, अब देखो जब हम बोलते हैं कि बड़े उद्योग स्थापित किए गए थे वो चल नहीं पाए थे, तो इसका मतलब थोड़ा सारे नहीं चल पाए थे, कुछ ऐसे थे जो नहीं चल पाए थे और कुछ थे जो चल गए थे, ठीक है ना। जैसे नवरत्न एंड ऑल, आपको पता ही है बहुत कुछ तो है ना। कम बचत तथा निवेश की बात कर लेते हैं। श्रमिकों की सीमित गतिशीलता, अब क्या होता है ना, श्रमिक जो है ना उनकी जो गतिशीलता है वो क्या है, वो सीमित होती है। सीमित कैसे होती है? आपने देखा होगा बहुत सारे बोलते हैं नहीं भाई मैं दूसरी जगह जाऊंगा नहीं काम करने के लिए, यार मैं वहां के, अगर मान लो मेरा ट्रांसफर अगर उड़ीसा में होता है, यार मैं उड़ीसा वालों की लैंग्वेज समझ पाऊंगा नहीं समझ पाऊंगा। वहां के लोग बहुत प्यारे होते हैं, उड़ीसा के लोग जो है बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है, मेरे फ्रेंड्स भी है वहां के काफी। तो वहां के ना अगर मैं बात करूं, अगर मान लो वहां पे मुझे अगर उन्हीं की लैंग्वेज में बात करना पड़े तो क्या मैं कर पाऊंगा? क्या मैं उनके रहन सहन को, क्या मैं उनकी तरह परिवर्तित हो पाऊंगा? अगर मुझे केरल भेज दिया जाए, मैं उनके अकॉर्डिंग ढल पाऊंगा? तो काफी सारी सब दिमाग में चीजें आती है। तो रीति रिवाज हो सकता है, भाषा हो सकती है, किसी भी कारण से ना श्रमिक क्या है, बोलते हैं यार नहीं मैं दूसरी जगह नहीं जा सकता, मुझे यहीं पे काम चाहिए। अब यहीं पे काम है नहीं, दूसरी जगह काम है, वहां वो जाना चाहता, तो इसके कारण भी बेरोजगारी हो जाती है कि दूसरी जगह काम है, वहां वो जा नहीं रहा, यहाँ पे काम नहीं है, यहाँ कह रहा है कि भाई यहाँ काम लाओ, तो कैसे कैसे काम लाओ, ठीक है ना।
उसके अलावा दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली, इंडिया में जो शिक्षा प्रणाली ना अभी भी वो ठीक से सुधार नहीं आया है उसमें, क्योंकि हमारे यहाँ जो ज्ञान है ना वो सिर्फ किताबी ज्ञान है, मतलब थ्योरेटिकल नॉलेज आपको दी जाती है, किताबें पढ़ाई जाती है, रटाई जाती है, उनको खींच करके अपने दिमाग में डाला जाता है, बट यार प्रैक्टिकल वे में सिखाओ ना। अगर आप प्रैक्टिकल वे में सीखना स्टार्ट कर लो तो यार आधी समस्या तो वैसे ही दूर हो जाए। तो अभी ऐसा कुछ है नहीं, तो दोस्तों शिक्षा प्रणाली देखने को मिलती है जिसमें किताबी ज्ञान आपको मिल जाता है, बट प्रैक्टिकल नॉलेज पे बहुत कम मिलता है, ठीक है ना। चलो 11वां, मशीनीकरण। मशीनीकरण में क्या होता है कि आज पहले लोग क्या होते थे ना, पहले लोग काम करते थे, उनको उनसे काम करवाया जाता था, आजकल क्या है वही काम मशीनें कर लेती है, तो मशीनों ने जगह ले ली इंसानों की, है ना। अब एक मशीन क्या है, जो एक बंदा मान लो, अगर आप मान लो एक काम को 6 घंटे में करते हो, मशीन उसे तुरंत आधे घंटे में खत्म कर देती है, तो यार कौन मशीन ही तो लगाएगा लोग बाग। तो लोग मशीन लगाना स्टार्ट कर गए, यानी वो मशीनों पे ज्यादा मतलब इन्वेस्ट करने लगे कि मशीनों पे करेंगे हम जो काम करेंगे, है ना, क्योंकि जल्दी कर लेती है, अच्छे से कर लेती है, तो लोगों को जॉब से निकाल दिया जाता है इस चक्कर में। अब जो लोग निकल जाते हैं तो बेरोजगारी फैल जाती है। उसके अलावा दोषपूर्ण आर्थिक नियोजन, यानी जो प्लानिंग है ना, जो इकोनॉमिक प्लानिंग है ना वो बहुत बेकार है यहाँ की, जिसके कारण क्या होता है जो गांव के जो लोग हैं ना वो कहीं और प्लान करने लग जाते हैं, मतलब जब शहरों की ओर निकलने लग जाते हैं, क्योंकि भाई आपका जो प्लानिंग है वो सही नहीं है वहाँ की। अब आपने ना वहाँ रोड बनाए ना रेलवे ढंग से लेके आ पा रहे हो, मान लो अपना आपने ना रोड लाए, रेलवे लाए, बिजली पानी कुछ नहीं लेके आ पाए गाँव में ढंग से। जब ढंग से लेके नहीं आ पाए तो भाई वहाँ का बंदा तो भाई साहब आएगा ना शहरों की तरफ, और शहरों की तरफ आएगा तो शहरों में जनसंख्या बढ़ जाएगी, और शहरों में जनसंख्या बढ़ेगी तो भाई साहब काम मिलेगा कैसे। प्रैक्टिकल है ना सब कुछ, ठीक है। तो देखो कितने पॉइंट हो गए हमारे पास, 12 पॉइंट हो गए, जिसमें से पहला है जनसंख्या में वृद्धि, दूसरा है कृषि एक मौसमी व्यवसाय, तीसरा सिंचाई सुविधाओं की कमी, नए रोजगार की अपर्याप्तता, धीमा आर्थिक विकास, संयुक्त परिवार प्रणाली, कुटीर एवं लघु उद्योग का पतन, कम बचत और निवेश, कम बचत तथा निवेश, श्रमिकों की सीमित गतिशीलता, दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली, मशीनीकरण और दोषपूर्ण आर्थिक नियोजन। तो मैंने आपको 12 पॉइंट कराए, याद रखना। आपसे कोई भी पॉइंट पूछे ना आपको पता होना चाहिए, क्लियर है। तो चलो यार इस वीडियो को ना यहीं पे एंड कर लेते, काफी बड़ी वीडियो बन गई है, ठीक है ना। मैंने बताया था चैप्टर तो आसान है बट थोड़ा अटपटा टाइप का चैप्टर है, तो उसको कोशिश करेंगे घुमा फिरा के खत्म करने की, ठीक है ना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, होप सो आपको ये वाला पार्ट भी समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।